गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी 26 जनवरी की तैयारियों में लगे होने के कारण 2 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लगभग सभी कक्षाओं के कार्य काम का, यानी ये मान के चलो कक्षा 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और यहाँ तक कि जितने भी आगे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे उन सब के काम का है। ये एक ऐसा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्या होता है, इस टॉपिक में कई क्लास में अलग अलग नंबर का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नंबर लिखूंगा क्लास 8th के लिए, बोर्ड क्लास का लिखूंगा, बाकी तो आपके टीचर पेपर निर्धारित करते हैं। 8th क्लास के लिए ये लगभग 20 मार्क्स का आता है। 10th क्लास के लिए ये 15 मार्क्स का आता है, अनसीन पैसेज। और 2 पैसेज और आते हैं, यानी 25 नंबर का होता है, लेकिन वो सीन होते हैं, बुक्स के होते हैं। और क्लास 12th के लिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर पहला ही आता है। यानी इस प्रकार से ये सभी कक्षाओं के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रश्न में क्या होता है ये बात हमें समझनी है, हमें कैसे उत्तर लिखने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनसीन पैसेज को हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश। कैसा गद्यांश? अपठित गद्यांश। गद्यांश अगर हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा में हमारे पास 2 चीज आती है। एक पैसेज आता है, मैं यहां लिख देता हूं, एक पैसेज आता है, एक स्टैंजा आता है। स्टैंजा जो पैसेज है इसको तो गद्यांश कहते हैं, और जो स्टैंजा है इसको पद्यांश कहते हैं। अब यहां सोचने की बात है कि जो गद्यांश है ना, वो चैप्टर का होता है, किसी पाठ का, या फिर कोई आर्टिकल ले लेते हैं, लेख किसी न्यूज़पेपर का, किसी राइटर के द्वारा लिखा हुआ। और पद्यांश में पोएम्स होती है, यानी पोएम्स का स्टैंजा होता है। होते दोनों में है, कुछ लाइनें होती है, कुछ पंक्तियां होती है। उन पंक्तियों को पढ़ कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी दिनों दिन शिक्षा जो एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके आंसर लिखने के तरीके भी हर जगह पर अलग अलग हो गए। बात करें छोटी कक्षाओं की, तो छोटी कक्षा में बहुत सरल छोटा सा पैसेज आता है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो भारी रहता है। ठीक वैसा ही जैसा 12वीं के लिए, 12वीं का पैसेज सरल होता है, लेकिन 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए भारी लगता है। भारी कुछ भी नहीं होता है, बस हमें अभ्यास की वजह से वो थोड़ा मुश्किल लगता है। यहां पर हम सीखेंगे कि इसको पैसेज को, स्टैंजा नहीं, इस पैसेज को कैसे हल करना है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, लगभग सभी कक्षाओं में पहला प्रश्न इसी का ही होता है, अनसीन पैसेज का, और लिखा रहता है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, read the following passage carefully and answer the questions. That follows. ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। अभी में इस प्रश्न को समझेंगे तो इसमें लिखा है रीड यानी पढ़िए, द फॉलोइंग यानी दिए हुए, है ना, जो नीचे लिखा रहेगा। पैसेज यानी गद्यांश, दिए हुए गद्यांश को पढ़िए। केयरफुली मतलब सावधानी से, ध्यानपूर्वक। एंड आंसर और उत्तर दीजिए
किसके? द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके आप उत्तर दीजिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कोई एक पैसेज लिखा, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधीवाद डैश 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 डैश, और यहां से ये पैसेज शुरू होकर डाइड इन 1948, ऐसा कोई एक पैसेज आया। यहां तो मैंने डैश डैश किया है, एग्जाम में डैश डैश नहीं आएगा, वो शब्द आएंगे। तो अब ये पूरा पैसेज लिखा हुआ है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, है ना। 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, जैसे होंगे वैसे क्वेश्चन होंगे। और आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ पढ़कर इनके उत्तर देने, यहां जो क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम इनके आंसर कैसे निकालें। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आपको ध्यान में अमल में रखकर इनको आगे बढ़ाना है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, शांति से पढ़ें, ये पहला काम करना है। ठीक है। अब अगर आपने पैसेज को पढ़ लिया तो दूसरे नंबर आप काम करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चंस को पढ़ें। अब बहुत सारों के सामने ये भी समस्या आती है कि सर हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, और वो बेचारे हिचकिचाते हैं, नहीं कह पाते कि सर हमें पढ़ना ही नहीं आता है ना। जैसे एक जगह मैंने एक स्पेलिंग लिखी और मैंने कहा कि बच्चों ये क्या है, गूगल। अब उस बच्चे को नहीं आया, ये है तो गूगल, उस बच्चे को नहीं आया। हालांकि आजकल सब बच्चे जानते हैं, लेकिन उस जमाने में गूगल नहीं जानते थे, तो उसने बोला गूगले। क्या बोला? गूगले। क्योंकि इसको लगा कि ये पीछे का ई है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। खैर कोई बात नहीं, उसका भी अपन रास्ता निकालेंगे कि नहीं पढ़ना आता है तो क्या करना है। आप पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, और तीसरा काम आपको करना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पैसेज में अंडरलाइन करें, और नोटबुक में लिख दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई सारी बुक्स में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। और फिर चौथा पॉइंट और लिखा है कि जो वोकेबलरी का प्रश्न होता है, ये ऐसा लिखा हुआ है, वोकेबलरी का प्रश्न होता है, उसका अगर आपको कठिन शब्द है तो नहीं आता, तो आप उस लाइन के आधार पर अनुमानतः क्या हो सकता है वो निकाल कर भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर राजा इससे अगर समझ में आ जाता ना पैसेज, तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आते, नहीं आ रहे। मैं कहता हूं कि इन चीजों को आप ध्यान से मत पढ़ना, ये समय बर्बाद करने का काम है ना। क्योंकि पैसेज पढ़ने जाएगा, जो बच्चा ढंग से इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, धीरे धीरे पढ़ता है, वो अगर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने गया तो 2 पैसेज 10वीं में शुरू में इसी के ही होते, और इन दोनों पैसेज को पढ़ने गया तो लगभग 1 घंटा उसका बर्बाद हो गया। अब 2.25 घंटे में वो पेपर कैसे करेगा, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या, आप इसकी तरफ फोकस मत करना। ये सब ऐसे ही वो उनके लिए लिखा हुआ है जो बच्चे टैलेंट होते, पढ़ने में होशियार होते हैं। ये हमारे जैसे बच्चों के लिए, जो हमारे बैकग्राउंड
इंग्लिश का बहुत लो होता है उनके काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है सुरेश। हमारे काम का सुरेश है, जो समझाएगा उसको आप शांति से समझना, ठीक है? क्योंकि ये सुरेश ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको आगे ले जाएगी। देखिए, ये तो काम का नहीं था, ये मैंने मिटा दिया है। ये तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको भी पता चले कि यार ऐसा है, ठीक है? ये सारा मैं हटा देता हूं। पैसेज के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, समझ में ना आना, ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें प्रश्न ही पता नहीं होता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें उत्तर में क्या लिखना है। एक दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो आती है कि हमें एक जैसे शब्द ढूंढकर लिखने की आदत है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये आदत हो गई कि हम क्या करते हैं कि हमको अगर समझ में नहीं आता तो हमारा टीचर या फिर हम ही जो प्रश्न में शब्द है ना, ऐसे कैसे उस पैसेज में ढूंढते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यहां से यहां तक का उत्तर होगा और अपन उसको लिख देते हैं। ऐसा कभी कभार तो चल जाता है इनके, लेकिन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर सही नहीं होते हैं, ठीक है? ये दो समस्याओं की वजह से हमारे इस अनसीन पैसेज में नंबर कट जाते हैं। हम लिखने के बाद भी हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो हम क्या करें? इन दोनों को एक तरफ रखना है। हमको पहले ये समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसको समझने के लिए मैं आपको WH वर्ड लिखा रहा हूं। हम प्रश्न का प्रारूप समझेंगे। आज के वीडियो में हमें ये एक ही समस्या, दो समस्याओं का समाधान निकालना है कि फुल स्टॉप से फुल स्टॉप आंसर नहीं होता, कभी कभी होता है। और दूसरा, क्वेश्चन को समझना है तो आपको ये WH वर्ड पढ़ना पड़ेगा। अब WH वर्ड कौन से होते हैं मैं आपको लिखवा देता हूं। वॉट यानी क्या, वैन यानी कब, वाई यानी क्यों, वेयर यानी कहां, हु यानी कौन, हुज यानी किसका, होम यानी किसको, हाउ यानी कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मैनी। ये थोड़ा लंबा है, मैं ऐसे लिखूंगा, आपको ये सब जगह लिखे हुए मिलेंगे। आगे मैंने एक वीडियो में भी बताए थे कितना, कितनी या कितने, है ना? फिर हाउ मच, हाउ मच यानी वही जो ये लिखा है, कितना, कितनी, कितने। ये कुछ WH वर्ड हैं जिनसे प्रश्न की शुरुआत होती है, ठीक है? यहां मैं लाइन खींच देता हूं। ये अलग अलग WH वर्ड अलग अलग चीजें पूछते हैं। हर WH वर्ड अलग चीज पूछता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने वर्ड से प्रश्न पूछा है, कोई वर्ड से प्रश्न है, तो आपको उत्तर में जानकारी लिखनी है, इंफॉर्मेशन लिखनी है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, हमें क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर प्रश्न वैन से पूछा है तो हमें उत्तर में समय लिखना है कि कब, समय को कहते हैं टाइम। अगर प्रश्न वाय से पूछा है तो हमें उत्तर में सिर्फ और सिर्फ कारण लिखना है, रीजन, कि क्यों हुआ। अगर प्रश्न वेयर से पूछा है तो हमें उत्तर में सिर्फ और सिर्फ स्थान लिखना है कि कहां पर हुआ, प्लेस। अगर प्रश्न हु से पूछा है तो हमें नाम लिखना है जिसको हम नाउन कहते हैं। अगर प्रश्न हुज से शुरू हुआ है तो हम लिखेंगे पजेसिव केस, जो प्रोनाउन के होता है, पजेसिव केस प्रोनाउन के, है ना। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं संबंधवाचक, संबंध बताने वाला शब्द, संबंधवाचक। ठीक है। अगर प्रश्न हुम से पूछे, अच्छा एक चीज और, ये सब्जेक्ट होता है, उससे प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर सब्जेक्ट होगा, कर्ता। लेकिन अगर हुम से पूछेगा तो आपका आंसर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म। ठीक है, ये आंसर है। अभी हम प्रश्न करेंगे, हमें समझ में आएगा। हाउ, हाउ यानी कैसे, यानी